हेलो दोस्तों, यूपीएससी एरिना में आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी 2021 के सीसेट जिसमें मैथ और रीजनिंग के पीवाईक्यू को देखेंगे। इसी के साथ हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पे पावर 2019 को 10 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या रहेगा। ठीक है, तो हम एक साइक्लिसिटी रूल देखते हैं। साइक्लिसिटी रूल, और ये आप जानते भी हैं कि 3 की पावर 1 क्या लिखेंगे, 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 729। ठीक है, और साइक्लिसिटी रूल ये कहता है कि आप ये देखिए, ये इकाई अंक 3 9 7 1। ठीक है, और फिर देखिए ये 3 की पावर 4 के बाद फिर जो भी 3 का पावर ले रहे हैं, हम ये देखेंगे कि इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखिए 3 9 फिर 7 फिर 1। ठीक है, यानी 3 के पावर 4 जो है उसके बाद सारी रिपीट हो रही हैं सेम इकाई के अंक। तो क्यों ना हम ये 3 पे पावर 2019 10 से भाग दे रहे हैं, तो हम 2019 को अगर 4 से भाग देते हैं, ठीक है, सॉरी, तो जो शेष बचेंगे, ठीक है, वो 3 के पावर हो जाएंगे। तो शेष कितना आएगा, ये कितनी बार में कट जाएगा, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, हमारे पास 3 शेष आएंगे अगर 4 से काटे तो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पे पावर 3 और ये 10, तो ये हो जाएगा 27/10 और हमारा शेष कितना आ जाएगा, 7। तो ये हमारा सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या दिया गया है और संख्या का अंक 7 से भाज्य है। ठीक है, अंक p का मान क्या है, हमें ये p का मान बताना है। तो आप सोचोगे कि 7 से विभाज्यता के नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल। तो देखिए 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है, हम अप्लाई यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि 7 का डिविजिबिलिटी रूल है बहुत ही लेंदी है, जिसे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे अप्लाई करने में, और बेसिक से जाएंगे तो ये क्वेश्चन मिनटों का भी नहीं है। ठीक, तो हम बेसिक से जाते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, इसको भी एक तरीके, क्यों ना हम p के पहले जो है उसको सॉल्व करें, जो शेष आएगा फिर हम ले लेंगे उधर p के पहले। ठीक है, तो ये है 3 7 9 8 1 2 5। अगर हम इसे 7 से भाग दें तो कितना होगा, देखो 7 × 5 = 35। ठीक है, यहाँ बचेगा 2। ठीक है, फिर हो गया 29, तो हो गया 7 × 4 = 28, फिर 1 बच जाएगा, 18 हो गया, 7 दूनी 14, 4 बचेगा। ठीक है, और ये हो गया 7 × 5 = 35, 6 बचेगा। ठीक है, और ये होगा 60 × 8 = 56, यहाँ पे फिर 6 बचेगा, 65 हो गया लास्ट में, और ये हो गया 7 9 63। ठीक है, और हमारा शेष कितना आ गया, 2। ठीक है, ये हमारा शेष बचेगा 2। तो हम क्या करेंगे कि अब 2 बचा है, तो ये हो जाएगा 2p369। ठीक है, ये 2 यहाँ आ जाएगा जो बचा हुआ था। ठीक है, अब इसको हम 7 से भाग दें। अब ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि p का मान क्या रखें यहाँ पे। अगर हम मान के चलिए 1 रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर हम 1 रखें तो देखते हैं 7 से भाग जाता है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 7×21। ठीक है, 7 × 5 = 35, 1 बचेगा। अब 19 तो 7 से जाएगा नहीं, तो हमारा एक ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 लेके। ठीक है, हम यह 6 रखते हैं तो ये हो जाएगा 7×21, 5 बचेगा, 7×7 = 49, फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये 7×6 = 42। ठीक है, और यहाँ पे 4 बच जाएगा, ये 49 हो गया, और 7×7 = 49 पूरी भाग चली जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि p जो है, p का मान 6 रखने पे ये संख्या 7 से विभाज्य है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इजी है, बहुत टफ नहीं है। आप एक बार देखिए, कह रहा है कि 1 जनवरी 2021 से वर्ष के एमवें दिन, सॉरी, पेट्रोल का मूल्य रुपए में दिया गया है और इतना है। ठीक है,
जहाँ m बराबर दिया है 1 2 3 से लेके 100 तक दिया हुआ है और कह रहा है तत्पश्चात अचर रहता है। अचर मतलब हो गया कांस्टेंट यानी नियत, ठीक है, ना घटेगा ना बढ़ रहा है, बस इतना ही है। अब इससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। और फिर वहीं दूसरी ओर वर्ष 2021 के nवें दिन डीजल का भी मूल्य दिया हुआ है रुपए में और n के कह रहा है कि n के किसी भी मान के लिए इतना रुपए दिया है और वर्ष 2021 की किस तिथि को इन दोनों ईंधनों का मूल्य एक समान होगा। ठीक है, हम क्यों ना पहले पेट्रोल का मूल्य निकालना है। ठीक है, अगर हम पेट्रोल का अगर निकाल लेते हैं मूल्य, ये कितना दिया हुआ है 80 प्लस 0.1 m। ठीक है, m क्या है, ये हम दिन दिया हुआ है। अगर हम मान के चले ये 100 है, क्योंकि देखो 1 से 100 तक दिया है। अगर हम 100 लेके चलते हैं 0.1 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 10, 80 प्लस 10 सॉरी ये हो गया 90। ठीक है, यानी पेट्रोल का मूल्य 90 रुपये हो गए। अब डीजल का देख लेते हैं। डीजल का मूल्य देखेंगे, ये कह रहा है डीजल का मूल्य कितना दिया हुआ है 69 प्लस 0.15 n। ठीक है, n को भी 100 लेते हैं, देखते हैं 69 प्लस, क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि मूल्य एक समान होगा। ठीक है, किस दिन के लिए, किस तिथि को, तो हम ये निकाल रहे हैं 0.15 इंटू 100 तो ये कितना हो जाएगा 69 प्लस 15 और ये आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 5 14 के 4 6 7 1 8 84 रुपये। आप ये देखिए डीजल का मूल्य 84 रुपये आगे और पेट्रोल के 90 रुपये। ठीक है, और हमें क्या करना है कि कह रहा है कि वर्ष 2021 के किस तिथि को इन दोनों का मूल्य एक समान होगा, हमें एक समान बनाना है। ठीक है, तो भाई अंतर कितने का है 6 रुपये का। ठीक है, और ये देखिए हम पेट्रोल का दाम बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते, क्योंकि ये नियत है, कांस्टेंट है, तो हमें डीजल का ही बढ़ाना पड़ेगा। तो डीजल का कितना बढ़ाना पड़ेगा 6 रुपये आप कहोगे। ठीक है, और एक दिन में कितना बढ़ रहा है, तो आप ये देखोगे एक दिन में बढ़ रहा है डीजल का मूल्य 0.15 n। ठीक है, n क्या है यहाँ दिन है, तो अगर हम एक दिन में देख लें कितना डीजल का मूल्य बढ़ रहा है तो 0.15 इंटू 1 n बराबर 1 ले रहे हैं तो एक दिन का ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम क्या करें पॉइंट हटाने के लिए पहले हम रुपए को क्या करते हैं पैसे में बदल देंगे तो 600 पैसे हो गए। ठीक है, अगर फिर ऐसे ही अगर ये भी रुपए में ही है तो अगर इसको हम पैसे में बदलें, ठीक है, ये रुपए में दिया हुआ है इसको हम पैसे में बदलें, इसमें भी 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ये 15 आ जाएगा, यानी एक दिन में 15 रुपये बढ़ता है। ठीक है, सॉरी 15 पैसे बढ़ते हैं और ये हो जाएगा। ठीक है, अगर 15 से भाग देते हैं तो एक दिन में कितने बढ़े ये आ जाएगा, कितने दिन मतलब 6 रुपये कितने दिन में बढ़े ये आ जाएगा, तो 15 चौको 60 यानी 40 दिनों में हम कह सकते हैं कि, तो ये हमारा 40 आ जाएगा, हम कह सकते हैं 40 दिन में। ठीक है, 40 दिन में जो है 6 रुपये बढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं, तो अब देखिए आप 100 दिन हम लोग पहले लिए थे। ठीक है, और 40 दिन ये टोटल हो गए 140। ठीक है, 140 दिन लेना है और हमें यहाँ देखिए पहले ऑप्शन मई के फॉर्मेट बताना है, मई में कितने दिन थे। सबसे पहले हम जनवरी देख लेते हैं। ठीक, ये हो जाएगा जनवरी में कितना हुआ 31 फरवरी, क्योंकि देखिए ये नॉर्मल डे है तो 28। ठीक है, फिर 31 प्लस 30 प्लस 31, ये हो गया जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई तक हमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 8 1 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1 3 3 6 3 9 2 11 3 14 141 दिन। ठीक है, सॉरी 151 दिन टोटल हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या है कि अगर 151 में 11 दिन अगर माइनस करेंगे तो 140 तभी तो आएंगे। तो हम 11 दिन कहाँ माइनस करेंगे 31 में, 31 में अगर 11 हम लोग माइनस कर रहे हैं तो ये क्या हो गया 20 और ये है मई, तो ये हो गया हमारा आंसर 20 मई।
ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं। ठीक है, हम मान के लेते हैं टोटल 100 यूनिट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसका कह रहा है कि 60% विद्यार्थी भारत से हैं। ठीक है, 60 यूनिट भारत से हैं। और फिर कह रहा है कि विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। ठीक है, यानी विद्यार्थियों का जो हम लोग 100 यूनिट लिए हैं, कह रहा है इसका 50% लड़कियां हैं। ठीक है, 50% यानी 50 गर्ल हो गई और 50 बॉय हो गए। ठीक है, जो विद्यार्थी हैं। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि भारतीय विद्यार्थी में 30% लड़कियां हैं। ठीक है, अगर भारतीय विद्यार्थी में 30% लड़कियां हैं यानी 60 का 30%। ठीक है, 60 का अगर 30% आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 18। ये कह रहा है कि जो भारत है उसमें 60 में 30% लड़कियां हैं यानी 18 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये 60 हो गया था, तो ये कह रहा है कि तो विदेशी विद्यार्थी में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो ये फॉरेन हो जाएगा। ठीक है, ये 60 हो गया तो ये 40 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब ये कह रहा है 18 लड़कियां हैं तो टोटल यहाँ पे 50 लड़कियां हैं, तो हमारे पास कितनी लड़कियां और चाहिए, 32 और चाहिए। ठीक है, तो यानी जो फॉरेन है उसी में होंगे 32 लड़कियां। ठीक है, और इसमें लड़कों का संख्या पूछा है, अगर 40 में से 32 निकाल दें हम लोग तो 8 क्या हो जाएगा, ये बॉय हो जाएंगे, लड़के। ठीक है, तो हम क्या, ये पूछा है कि विदेशी विद्यार्थी में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो 8 लड़के हैं कितने पे, विदेशियों पूछा है तो 40 पे गुणे 100, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 5 दूनी 10 यानी 20%। हमारा आंसर आ गया 20%। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्वानुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, कह रहा है कि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है। किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। ठीक है, कह रहा है कि 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। यदि n वर्षों के पश्चात आबादी को p से निरूपित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए आबादी के मॉडल को निरूपित करता है। देखिए इसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, सीधे ऑप्शन से देखेंगे, क्योंकि ये देखिए कह रहा है पी से निरूपित किया जाता है। ठीक, और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है ये 12 वर्ष में, ठीक है, 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। ठीक है, जो भी डाटा को दुगुनी, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 2021 तक पशुओं की आबादी 50 है, ठीक, तो ये 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। ठीक है, तो हम 12 वर्ष मान के चलते हैं, एन की मान 12 दे के देखते हैं, फिर ऑप्शन चेक करते हैं। ठीक है, हमें दोगुनी चाहिए, 100 चाहिए। अगर हम इसमें रखें, इस ऑप्शन में पहले वाले में, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 50 गुणे 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 12 पच्चे 60। ठीक है, ये 600, यानी ये 612 होगा, जो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये कट जाएगा क्योंकि हमें दुगुनी चाहिए, 50 से 100 चाहिए, तो ये होगा नहीं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये 50 प्लस 12 गुणे, ठीक है 12, तो ये कितने हो जाएगा, 50 प्लस 144, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर, क्योंकि 100 से बहुत ज़्यादा है, तो बी भी नहीं होगा। फिर इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 50, ठीक है, गुणे 2 के पावर कह रहा है 12 गुणे 12 यानी 144, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसमें हम क्या करें, ये कह रहा है 50, ठीक है, गुणे 2 पे पावर 12 अपन 12, अगर देखिए 12 से 12 कट जाएगा तो ये कितना होगा, 50 गुणे 2 बराबर 100। ठीक है, यानी जो लास्ट ऑप्शन है ये 12 वर्ष में दोगुना हो जा रहा है। ठीक है, यन का मान 12 रखने पे ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा आंसर डी हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ रेडियो मोबाइल हैं, कथन दिया गया है। आप देखिए कह रहा है कुछ रेडियो मोबाइल हैं
और सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। ये देखिए यहाँ पे सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं और कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं, कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं। ठीक है, घड़ी डब्लू वॉच, उसको डब्लू से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है। पहला निष्कर्ष कह रहा है कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी हैं। यहाँ आप देखिए कह रहा है निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ रेडियो, ठीक है, निश्चित रूप से घड़ी है। तो इस फिगर में से तो हम कह नहीं सकते निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए एक और फिगर बना के देख लेते हैं हम लोग। जैसे कह रहा है कुछ रेडियो, ठीक, मोबाइल हैं और सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं, और कह रहा है कि कुछ मोबाइल जो है, कुछ कंप्यूटर, ये फिगर तो एक ऐसी भी बन जाएगा, कुछ कंप्यूटर घड़ी हैं। तो आप ये देखिए यहाँ तो ये ऑप्शन फर्स्ट वाला सेटिस्फाई, यहाँ पे नहीं कर रहा है, लेकिन आप ये देखेंगे कह रहा है कि निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से में तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, और फिर निष्कर्ष सेकंड देखते हैं। कह रहा है कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी हैं। कह रहा है कि कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है। इस फिगर में तो नहीं, निश्चित रूप से नहीं कह सकते, दूसरे में तो कह सकते हैं। तो ये भी जो देखिए निश्चित के रूप में, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी देता तो ये सही होता। ठीक, तो हमारा क्या हो गया आंसर डी, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ अलमारी हैं। ठीक है, कथन दिया गया है कुछ बिल्लियाँ, ठीक है, कुछ बिल्लियाँ अलमारी हैं और कुछ अलमारियाँ कुर्सी हैं। कुछ अलमारियाँ कुर्सी, कुर्सी को के से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है कि सभी कुर्सियाँ मेज हैं। जो सभी कुर्सियाँ हैं ये मेज हैं। ठीक, तो अब देखिए निष्कर्ष फर्स्ट क्या कह रहा है, कुछ अलमारियाँ निश्चित रूप से मेज हैं। ठीक है, ये कह रहा है निष्कर्ष फर्स्ट कि कुछ अलमारियाँ, ठीक है, निश्चित रूप से मेज हैं। देखिए ये तो पॉसिबल है क्योंकि ये तो कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, या तो आप एक और फिगर बना सकते हैं। कह रहा है कि कुछ कुर्सियाँ अलमारी हैं, ठीक है, और कुछ अलमारी कुर्सी हैं और सभी कुर्सियाँ मेज हैं। ठीक, इसमें भी अगर बनाएंगे तो देखिए, ये देखिए मतलब इसमें भी आप कह सकते हैं कि कुछ जो अलमारी हैं वो मेज है। ये यहाँ पे कॉमन आ गया, तो ये तो पॉसिबल है। ठीक है, ये सही हो जाएगा ऑप्शन। और फिर क्या करें, कुछ बिल्लियाँ कुर्सी नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, आप ये देखिए ये शक्ति में, ठीक है, कैन मतलब एक संभावना आप कह सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कह रहा है कि नहीं हो सकती, कुछ बिल्लियाँ यानी कैट कुर्सी नहीं हो सकती हैं। देखिए बिल्कुल नहीं हो सकती हैं। यहाँ पे चलो हो सकती हैं लेकिन निश्चित रूप से नहीं दिया हुआ है। ठीक है, निश्चित रूप से कहता है ये गलत हो जाता जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, लेकिन यह पॉसिबिलिटी करिए तो ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। प्रत्येक बार जब भी गेंद जमीन से टकराती है तो वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक उछाल करती है। ठीक है, यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेमी से कम है तो गेंद नहीं उछलती। गेंद की उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराती है। ये कहने का मतलब ये है इसका। आप देखिए कह रहा है कि ये गेंद है, ठीक, ये 1.5 मीटर से ऊंचाई से नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद फिर 1.5 मीटर के, ठीक है, ये भी जो भी है इसका 4/5, ठीक है, ये फिर उछलती है, फिर ये नीचे गिरती है, फिर ये उछलती है इसके 4.4/5 के। ठीक है, और ऐसे ही ये तब तक जाती है जब तक ये 50 मीटर से नीचे ना हो जाती है और रुक जाती है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे। इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए आप फिगर देख चुके हैं तो हम क्या करते हैं, 1.5 मीटर को देखिए 50 सेंटीमीटर दिया, सेमी में दिया तो सेंटीमीटर में बदलेंगे 150 सेंटीमीटर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, कह रहा है कि 150 सेंटीमीटर को
4/5 हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर काटेंगे इसको 150 को तो 5 तिये 15, 3 चौक 12, 120 हो गया। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि जो 120 का 4/5 ये कितना हो जाएगा, 120 को काटेंगे 5 से, 24, 24 चौका 96 हो जाएगा। फिर 96 को, ठीक है, 4/5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सॉरी ये हो जाएगा 5 एकम 5, फिर 4, 5 45, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 9 36 के 6, 4 एकम 4, 3 7, ठीक है, 76.8। अब फिर कह रहा है 76.8 का 4/5। ठीक है, अगर हम 5 से इसमें भाग दें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, ठीक, और ये हो जाएगा 2, इधर आ जाएगा तो 5 25, 1, 5 3 15, 3, और 5 6 30, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 15.36। तो अगर इसको आप करेंगे 4 6 के 24 के 4, 4 3 12, 13 के 14 के 4, और 4 5 20 21, 4 एकम 4 2 6, तो ये हो जाएगा 61.44। अब फिर कह रहा है देखिए 50 से अभी नीचे नहीं आया, तो फिर हम एक बार क्या करेंगे 61.44 का 4/5 एक बार फिर निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर 5 से इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, एक इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, फिर 4 5 40, फिर 5 40, ये हो जाएगा 12.288 गुणे 4। अगर 4 से हम देखिए अगर इसमें गुणा करते हैं तो ये 12 चौको 48, ठीक है, यानी 50 से नीचे ही आएगा, लगभग 49 पॉइंट समथिंग। ठीक, तो इससे नीचे हम जाएंगे, हम यहीं रुक जाएंगे, तो हम देखेंगे कितनी बार उछाल किया ये। ठीक, तो आप देखिए 1 बार, 2 बार, ठीक है, और ये 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है, हम कह सकते हैं टोटल ये 5 बार उछाल किया है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक बैंक कर्मचारी है, अपने घर से दक्षिण की ओर 10 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, मतलब मैं मान लें ये इसका घर है बैंक कर्मचारी का। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण की ओर 10 किमी गाड़ी चलाता है, ये हो गया। ठीक है, दक्षिण की 10 किमी गाड़ी चलाता है, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है, 20 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, अगर इधर चल रहा है तो ये बाईं कौन सा हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा इसका, तो बाएं चलता है और 20 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, फिर कहता है वह पुनः अपने बाईं ओर मुड़ती है और 40 किमी गाड़ी चलाती है। जब ये इधर जा रहा है तो बायां इसका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, इधर तो कह रहा है 40 किमी गाड़ी चलाता है यहाँ से। ठीक, तो हम ये ले लेते हैं यहाँ से, ये हो गया टोटल 40 किमी गाड़ी चलाता है। कह रहा है फिर वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 5 किमी गाड़ी चलाता है। ठीक है, अगर ये जा रहा है तो ये बताइए यहाँ से दाएं कौन सा हो जाएगा, दाएं ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि 5 किमी यहाँ चलाता है गाड़ी। फिर कहता अपने दाईं ओर मुड़ती है, फिर दोबारा पुनः अपने दाईं ओर मुड़ती है, 30 किमी गाड़ी चलाती है। अगर यहाँ जा रहा है तो इसकी दाईं ओर कौन सी हो जाएगी, दायां ये हो जाएगा। कह रहा दायां चलता है और 30 किमी गाड़ी चलाकर अपने घर पहुँचता है। ठीक है, सॉरी बैंक पहुँचता है, ये इसका बैंक है। ठीक, तो कह रहा है क्वेश्चन कि जहाँ वह कार्यरत है यानी बैंक में, उसके बैंक और उसके घर के बीच न्यूनतम दूरी बताइए। हम ये सकते हैं कि सबसे न्यूनतम दूरी यही है। ठीक है, ये बैंक मान लेते हैं, तो कह रहा है न्यूनतम दूरी ये 20 है। ठीक है, ये जब 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, और ये देखिए, और ये कितना हो जाएगा, ये जब 5 है तो यही दूरी ये भी तो है, ये भी 5 हो जाएगा, तो टोटल 20 और 5 25। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 25 किमी। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एक दर्पण में, ठीक है, कोई दर्पण है, अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है।
इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपनी मूल आकृति की समान दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और एक चीज़ ये देखिएगा, व्यंजनों की बात किया है। ठीक है, तो व्यंजन यानी हम क्या करेंगे, ए ई आई ओ यू, ये छोड़ के जितने बचेंगे वो व्यंजन होंगे। और इसमें एक चीज़ और देखिए, प्रतिबिंब वाले फिगर में जब एक अंग्रेजी वर्णमाला दे तो एक डाउट रहता है, अगर हम मान के चलें वाई ले रहे हैं, ठीक है, ये वाई है, इसका प्रतिबिंब अगर हम बना रहे हैं, ठीक है, हम वाई ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो प्रतिबिंब बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये इस टाइप बनेगा, जो ये चेंज हो रहा है, सेम नहीं है। ठीक है, समान आकृति की नहीं दिखाई दे रही है, जो कि ये बिल्कुल गलत। तो आप देखेंगे, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि आप ये मान के चलिए एक्चुअल में जो वाई है वो ऐसे बनता है, अगर जिसका हम प्रतिबिंब बनाएं तो सेम बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन का कोर एरिया था। बाकी आइए हम देखते हैं। देखिए वाई सेम बनेगा, ठीक है, ये गलत होता है, ऐसे ये कभी नहीं बनेगा। तो चलिए हम देखते हैं, अगर हम व्यंजन को हटा दें, सॉरी, हाँ, सी व्यंजन को लें, वावल को हटा दें, तो हमारा क्या बचेगा, तो सबसे पहले हो जाएगा बी, फिर सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, और यू नहीं लेंगे, फिर भी डब्लू, एक्स, वाई, जेड। ठीक है, वाई अब ऐसे बना लो, वाई जेड। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि व्यंजनों की बात किया है कि मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते, तो हम ये निकाल लेंगे कि कौन मूल आकृति के समान दिखाई दे रहे हैं, फिर उतना माइनस कर देंगे, जो बचेगा तो वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे एच हमारा क्या हो जाएगा, सेम दिखेगा। ठीक है, और फिर यम भी दिखेगा सेम, फिर आप देखेंगे टी भी सेम दिखेगा, फिर वी भी दिखेगा, डब्लू, एक्स, वाई, ये सब सेम दिखेंगे। ठीक है, अगर 26 होते हैं, ठीक है, टोटल वर्णमाला 5 पहले ही निकाल दिए, तो हमारे पास 21 बचा। अगर 21 में से एक देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 निकाल दें तो कितना बचेगा, 11 में 7 जा 4 और 1, टोटल 14। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन, कि एक महिला उत्तर की ओर 12 किमी दौड़ती है। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ से कह रहा है उत्तर की ओर 12 किमी दौड़ती है एक महिला है, ये हो गया 12 किमी। अब कह रहा है फिर वह दक्षिण की ओर 6 किमी, अच्छा दक्षिण की ओर 6 किमी, यानी ये देखिए यहाँ तक पहुँची है, फिर ये दक्षिण की ओर 6 किमी आ रही है। ठीक है, यानी ये दूरी 6, ये भी 6, टोटल 12 था। अब क्या कह रहा है, इसके पश्चात पूर्व की ओर 8 किमी दौड़ती है, पूर्व ये हो जाएगा, कह रहा है कि ये 8 किमी दौड़ती है। तो कह रहा है कि अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में, तो ये बताना हमें, ये प्रस्थान बिंदु हो जाएगा इसका, यहीं से चली थी। तो देखिए क्या कह रहा है, अब ऑप्शन देखते हैं। कह रहा कि देखिए एक चीज़ देखिए, यहाँ डिग्री में भी दी गया है, कम है, कम कोड है, अधिक है, तो ये देखना कि अधिक है कि कम है। ठीक, तो हम पहले इसको ऐसे फिगर बना लें, तो ये क्या होगा, 6 8, ये 10 हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो हम ये मान के चलेंगे, अगर ये 6 होता 8 के जगह, ठीक है, तो ये बराबर होते 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री का बराबर कोण बनता। ठीक है, अगर ये 8 से कम होता और ये 6 से ज़्यादा बड़ा होता इधर, ठीक है, तो ये अधिक कोण बनते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये देखिए कि ये जितना बढ़ेगा, अगर मान लीजिए 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11, तो ये जो है ये उतना ही, ये जो एंगल है उतना ही घटती जाएगी। ठीक है, ये एंगल उतना घटता जाएगा।
हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तर, ठीक है, पूर्व की ओर और 45 डिग्री से कम है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर यही 6 से और ज़्यादा बढ़ता जाता तो ये कोण बढ़ते जाते हैं। ठीक है, शायद आप क्लियर हो गए होंगे। अगला देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया गया है 700 से 1000 तक के पूर्णांकों की सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें से पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है। ठीक है, 700 से 1000 तक लिखना है अंक है, और उनके अंकों का योगफल 10 है। यानी अगर हम कहें 703 लिखें, ठीक है, 703 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 + 0 + 3, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, तो यही कह रहे हैं। ठीक है, तो 703 और अगला क्या हो जाएगा 712, फिर 721, 730, और 730 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर 730 के कोई भी अंक लेंगे, यहाँ पे 4 लेंगे, वो 10 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 8 का देख लेते हैं। 800 में तो ये मान के चलिए, तो 800 क्या हो जाएगा 802, ठीक है, 811, 820, देखिए 9 का ही अंतर आ रहा है, 820। ठीक है, अब अगर 820 से जितना ऊपर जाएंगे तो ये 10 बनेगा नहीं। ठीक है, अब 900 में देख लेते हैं, ये हो जाएगा 901, फिर आ जाएगा 910। ठीक, तो यही कह रहा है कि कितने पूर्णांकों में अंकों का योगफल 10 है, तो देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 पुस्तकें हैं, PQRSTU भी तक हैं, साथ साथ रखी जाती हैं। कहता है RQ और T के आवरण नीले हैं। ठीक है, कह रहा है RQ, T के आवरण जो हैं नीले हैं। फिर क्या कह रहा है कि और अन्य पुस्तकों के आवरण लाल हैं। तो लाल किसके हो जाएंगे, P हो जाएंगे, S हो जाएंगे, U और V। ठीक है, ये हो जाएंगे लाल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर कह रहा है यस यू नई पुस्तकें हैं। ठीक है, यस और यू कह रहा है नई पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है शेष पुरानी है, तो पुरानी कौन कौन सी हो जाएंगी। ठीक है, यस यू का अगर निकाल दें, ठीक है, तो पुरानी हो जाएंगी RQ, T और PV। ठीक है, ये हो जाएंगी पुरानी पुस्तकें। ठीक है, यही कह रहा है। और फिर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि PR और S विधि रिपोर्ट हैं। ठीक है, शेष गजेटियर हैं। यानी PRS ये क्या है, विधि रिपोर्ट है, शेष गजेटियर हैं। तो गजेटियर कौन कौन से हो जाएंगे, QTUV, ये हो जाएंगे गजेटियर। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो नीले आवरण वाले पुराने गजेटियर कौन से हैं। देखिए कह रहा है नीले आवरण वाले पुराने, नीले निकालने हैं और पुराने निकालने हैं, और गजेटियर कौन से हैं। तो सबसे पहले देखेंगे नीले वाले, इसमें कौन कौन से हैं गजेटियर में, Q हो गया, T हो गया। ठीक है, और पुराने देखेंगे, पुराने में कौन कौन से हैं, Q भी मिल रहा है, T भी मिल रहा है। ठीक है, और भी मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे नीले की बात कर रहा है, तो हम भी लेंगे नहीं, क्योंकि भी तो लाल है, तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या बचा, Q और T, जो हमारा आंसर हो जाएगा C। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है यदि दिए गए अनुक्रम एक दिया गया है, और कह रहा है इस अनुक्रम में, ठीक है, गलत पद को सही पद से बदलें। एक पद गलत है, जहाँ विषम पद और सम पद समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। ठीक है, एक विषम पद और सम पद का एक पैटर्न बन रहा है। तो आप ये देखिए साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये 3 से 7, ठीक है, ये विषम है, ये भी विषम पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ 4 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ भी
7 6 13, ठीक है, और 13 और ये 8 21, और 21 10 31, और 31 और ये हो जाएगा 12, ठीक है। देखिए एक अनुक्रम बन रहे हैं यहाँ पे, 2 2 2 सेम सेम, ठीक है। और यहाँ पे भी अब सम को देख लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे कितने का डिफरेंस है, 2 का, फिर 6 का, यहाँ पे 8 का, फिर यहाँ पे 10 का, फिर यहाँ पे 12 का, ठीक है। तो आप ये देखिए यहाँ पे 4 का बन रहा है, यहाँ पे 2 का बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का, यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ तो 2 बनाना चाहिए ना, 4 की जगह 2 होना चाहिए था। तो 4 की जगह 2 कब होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। और 4 यहाँ कब आएगा, जब यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। तभी तो बनेगा ना, 0 और 4 का डिफरेंस 4, तब हमारा पैटर्न सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए कह रहा है कुछ प्रविष्टियों का विवरण नीचे दिया गया है, ठीक है, और ये फिगर दिया गया, रीजनिंग का क्वेश्चन, और हमें बताना है यहाँ, ठीक है, कौन सी ऑप्शन में से कौन सा आएगा यहाँ पे। ये देखिए एक पैटर्न बन रहा है, इसमें भी आसान क्वेश्चन है, आप देखते होंगे 7 3 10, ठीक है, 6 3 9, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 3 13, यहाँ 3 होगा, ठीक है, और 10 हो गया 13। अब यहाँ देखिए ए, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये भी पैटर्न बन रहा है, ए हो गया, सी हो गया, हमें बी चाहिए था, तो टोटल क्या हो गया 3B, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि एक अनुक्रम 1 दिया है, ठीक है, अनुक्रम 2 दिया है, और कह रहा है कि अनुक्रम 2 के लिए सी के स्थान पर क्या प्रविष्टियाँ होंगी, ठीक है। एक ऑपरेशन बन रहा है इन सब में, एक पैटर्न बन रहा है, जो अनुक्रम 1 में पैटर्न में जो पैटर्न बन रहा है वही 2 में बन रहा है, और इसी तरह हमें सी का मान बताना है। तो हम ये देख सकते हैं यहाँ से अगर निकालें, तो अगर हम 4/8 कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे 4/8, ये कितना हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। फिर हम 6/4 करें, 6/4, तो ये कितना होगा 3/2। फिर हम ऐसे ही 15/6 करें, तो ये हो जाएगा 5/2, ठीक है। तो ऐसे ही आप ये देखिए एक पैटर्न ये बन रहा है, ये आधा हो गया, इसमें एक जोड़ दिया गया, फिर इसमें एक जोड़ा जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ रहा है। जैसे ये देखिए आप, ये आधा, ठीक है, और इसमें क्या होगा, हम 1 + 1/2 कर दें, तो ये हमें 3/2 मिलेगा, ठीक है, और 1 + 3/2 वो ये मिलेगा 5/2, ठीक है। तो एक पैटर्न बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं। इसी तरह अगर हम 5 का 1/2 निकालना है, तो ये ए का आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5/2, ये ए का हो जाएगा, ठीक। और फिर अगर इसमें से अगर हम 3/2 निकालना है, ठीक है, तो ये बी का हो जाएगा, ठीक है, ये बी का मान हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15/4, ठीक। तो अगर फिर हमें सी का निकालना हो, तो अब देखिए 5/2 चाहिए हमें, तो ये हो जाएगा 75/8। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए अगर 75/8 को देख रहे हैं, 8 9 72, यानी 9 हो जाएगा, और ऑप्शन देखिए तो 9 सिर्फ एक ही में है, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी एग्जाम में हमें कम टाइम मिलता है, तो हमारा जान रहे कि 9 बार में जा रहा है, तो यही है, पूरा सॉल्व करने की कोई। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति एक्स स्थान से, नहीं, एक व्यक्ति है एक्स ए से, तथा एक अन्य व्यक्ति वाई है जो बी से एक ही समय पर एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं, ठीक है। यानी ये दूरी दिया गया है, ए और बी
और कह रहा है एक्स और वाई हैं जो एक दूसरे की तरफ चलना प्रारंभ करते हैं और कह रहा है दोनों के स्थानों के बीच 15 किमी है। ठीक है, ये दूरी दिया है 15 किमी। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि एक्स जो है कि 1.5 किमी प्रति घंटा की एक समान चाल से चलता है और वाई पहले घंटे में, ठीक है, यक्स देखिए ये चल रहा है, और वाई पहले घंटे में 1 किमी प्रति घंटे की एक समान चाल से, दूसरे घंटे में 1.25 किमी की समान चाल से और तीसरे घंटे में 1.5 किमी प्रति घंटे के समान चाल से चलता है। इस प्रकार आगे भी चलना जारी रखता है। ठीक है, 15 किमी की दूरी है। अगर ये कह रहा है अगर ये 1.5 किमी है तो ये 1 चल रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 2.5। अगर कह रहा है ये 1.5 चल रहा है किमी प्रति घंटे में है। ठीक है, और तो ये कितना चल रहा है 1.25 चल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। ये कितना हो जाएगा 2.75। ठीक है, फिर देखिए ये 1.5 क्योंकि इसकी एक्स की चाल तो समान है, फिर ये कितना हो जाएगा, इसमें 0.25 बढ़ रहे हैं हमेशा। ठीक है, 1.50, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 1.5 रह रहा है तो ये कितना हो जाएगा 1.75, और इसको जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा 3.25। ठीक है, अब देखिए फिर कह रहा है कि 1.5 इसका रह रहा है, तो y कितना हो जाएगा, y अगर फिर 0.25 अगर बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जोड़ते हैं, देखते हैं अगर 15 किमी हो जाएगा तो यही आंसर होगा। तो ये देखिए अब ये 0.75 0.25 ये 1 हो जाएगा। पहले इसको ले लेते हैं, 2 2 4 3 7 3 10 3 13, ये हो गया। ठीक है, 13 प्लस आप ये देखिए 0.75 0.25 1 हो जाएगा, और 0.5 1 ये हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 15, यानी 15 किमी सेटिस्फाई हो गया। तो क्या कह रहा है कि पहला देखिए इसका स्टेटमेंट कह रहा है कि इन दोनों को मिलने में, ठीक है, 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, 1 घंटा ये, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, ये सही हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या कर रहा है, वे दोनों ए तथा बी दोनों स्थानों के बीच मिलेंगे। ठीक है, बीच अब देख लेते हैं। आप ये देखिए एक्स कितना चला, 1.5 1.5 3 1.5 4.5, और फिर 1.5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4.5 5 6, और फिर ये 1.5 जोड़ेंगे 7 7.5, यानी 15 किलोमीटर में 7.5 ए चल दिया, 7.5 बी, यानी बीचों बीच मिलेंगे, यानी ये भी सही हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये भी तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी, ठीक है, परीक्षा के 6 प्रश्न पत्रों में बैठता है, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक समान है। ठीक है, कह रहा है प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक समान है, इन प्रश्न पत्रों का प्राप्तांक दिया गया है जो रेशियो में है। ठीक है, कह रहा है कि कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। ठीक है, कुल 60% अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, हम मान के चलें कि कितने 6 प्रश्न पत्र हैं, अगर एक प्रश्न पत्र का अगर ये मान के चलें अधिकतम प्राप्तांक जो है 100 है, तो 6 का कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, एक का हमने 100 माना है, 600 हो जाएगा, और कह रहा है कि कुल मिलाकर यहाँ देखिए 60% अंक प्राप्त किए, तो 600 का 60% कितना हो जाएगा 360। ठीक है, और जो 360 है उन्हीं का कह रहा है कि ये जो है प्रश्न आप देखिए। ठीक है, यहाँ पे यही कह रहा है कि प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक इतना है, जैसे अगर हम मान लें 5 6 11 7 18 8 26 26 9 26 4 30 5 35 10 45, यानी हम मान सकते हैं 45 एक्स का प्राप्तांक इतना दिया है। ठीक है, यही तो कह रहा है। तो हम यहाँ से एक्स का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा 360/45, 9 5 45, 9 4 36, 15 40, यानी एक्स का मान हमारे पास 8 आ गया। ठीक है, तो हम क्यों ना सब में 8 रख के देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, और 8 8 64, 8 9 72, 8 10 में 80। ठीक है,
टोटल ये 100 में से 40, ये 48, ये 56, ये 100 में से पाए हैं। तो आप ये देखिए, कह रहा है कि प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो 60% में कितने कम है, ये देखिए 40 60% से कम है, क्योंकि 100 का 60% 60 होगा, तो ये 40 है, एक 2 है, 3, इसमें 3 में यानी कम पाए हैं। ठीक है, 60% से कम प्राप्त अंक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 120 व्यक्तियों के समूह में 80 भारतीय हैं। ठीक है, ये देखिए कह रहा है कि 120 व्यक्तियों के एक समूह है जिसमें 80 भारतीय हैं। सॉरी, ठीक है, इंडियन कितने हैं, 80 हैं। फिर कह रहा है कि शेष विदेशी हैं, शेष कितने, 40 यानी विदेशी, फॉरेन। ठीक है, फॉरेनर है। कह रहा है कि इस समूह में 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो ऐसे भारतीयों की संख्या कितनी है जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि इसमें 70 व्यक्ति अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर हम ये मान के चलें, अगर 40 के 40 जो फॉरेनर हैं अगर ये अंग्रेजी बोलें, तो कितने भारतीय बोल सकते हैं, कि अगर कितने भारतीय और बचेंगे जो अंग्रेजी बोल सकते हैं। अगर 40 ये हो गए, टोटल 70 है, तो 30 क्या होगा, 80 में 30 ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं, भारतीय। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए 40 तो फिक्स सही है। ठीक, अगर हम ये मान के चलिए 40 अगर से कम होंगे, ठीक है, अगर 40 से कम होंगे तो भारतीयों की संख्या तो 30 से बढ़ जाएगी। फिर यही तो होगा, अगर 40 से कम लें भारतीयों की संख्या 30 से अधिक हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं 30 तो होगा या तो 30 होगा या उससे अधिक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 नॉन जीरो है कि अंकों का प्रयोग अंकों की पुनरावृत्ति के बिना, ठीक है, से प्राप्त 3 अंकों वाली सभी संख्याओं पर विचार कीजिए जो 3 के गुणज हैं। ठीक है, मान लीजिए इन संख्याओं का योगफल s है, तो हमें ये बताना है कि 2 ऑप्शन दिया कौन सा सही है। ठीक है, स्टेटमेंट और 2 में से बताना कौन सा सही है। तो आप ये देखिए कि हम मान रहे हैं 3 अंकों वाली 3 के गुणज वाली संख्या कौन कौन सी होगी। एक 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। और इन्हीं से, ठीक है, पुनरावृत्ति के बिना हमें एक संख्या बनानी है। तो कौन सी संख्या हो जाएगी, आप बनाएंगे इसको तो ये हो जाएगा, पहले तो 369 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 396 होगा, फिर 639 होगा, फिर 693 होगा, फिर क्या बन सकता है, और देखिए आप, फिर ये बनेगा 936 भी बन जाएगा, फिर बन जाएगा 9663। ठीक है, 963 भी बन जाएगा, ये भी है। अब आपको लग रहा है कब कुछ बनेगा, क्योंकि आप देखिए 36996, ठीक है, इतना ही संख्या बनेगा जो पॉसिबल है, इसके अलावा और कुछ पॉसिबल नहीं होगा। तो कह रहा है अगर हम इसको जोड़ लें, ठीक है, योगफल दिया है, कह रहा है क्वेश्चन में योगफल यस है, तो हमें बताना है कि जो योगफल आएगा 74 से भाज्य है कि नहीं है, और दूसरा 9 से भाज्य है कि नहीं। आइए हम देखते हैं। हम इसको जोड़ेंगे, 9 6 15 9, 24 24 3 27, 27 3 30, 30 6 36 के 6, कैरी 3 आ जाएगा, तो 6 3 9 9 18, 18 और 3 21, 21 9 30 3 33, 33 और 6 39। ठीक है, ये 9, फिर 3 आ जाएगा कैरी, 3 3 6 3 9 6 15 15 6 21 21 9 30 30 9 39। ठीक है, ये हो गया। तो कह रहा है कि जो योगफल है इसी को यस बताए, कि यस से डिनोट किया है, योगफल यस है। पहले देखेंगे कि क्या वो 74 से भाज्य है, तो देखिए ये करना ही पड़ेगा 74 से। 3996 को अगर 74 से भाग दें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये कितनी बार, 7 बचे 35, 5 बार में देखते हैं, तो 5 को 20 और 5 से 35, 36 37, तो ये हो जाएगा 926। ठीक है,
तो हम इसको देंगे और फिर करेंगे 4 से देखते हैं। तो 4 छके 4 चौको 16 के 6 और 4 7 28 29। ठीक है, ये 74 से पूरी तरह भाज्य यानी सही है। 9 से देख लें तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप जानते हो कि संख्याओं के अंकों का योग 9 से विभाज्य, तो 9 से भाज्य होगा। तो देखिए, तो इसको हम जोड़ेंगे 9 + 3 + 9 + 6, तो 9 3 12, 12 9 12 और 9 हो जाएगा आपका 12 8 20 21 6 27। ठीक है, यानी 9 से ये विभाज्य, तो हमारा ये भी सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कक्षाओं ए और बी क्रमशः 25 और 30 विद्यार्थी हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कक्षा। ठीक है, ए और बी दिया गया है और कह रहा है कि विद्यार्थी, ठीक है, विद्यार्थी कितने हैं 25 और 30 हैं। कह रहा है कक्षा ए में अधिकतम प्राप्तांक 21 और न्यूनतम प्राप्तांक 17 है। तो अधिकतम हम लिख लेते हैं, अधिकतम कितना है और न्यूनतम। ठीक है, कक्षा ए का कह रहा है कि अधिकतम प्राप्तांक 21 है। ठीक है, और न्यूनतम प्राप्तांक कह रहा है 17 है। अब देखिए क्या कह रहा है, कक्षा बी में अधिकतम प्राप्तांक 30 है, अधिकतम प्राप्तांक 30 है और न्यूनतम प्राप्तांक 22 है। ठीक है, तो कह रहा है कि कक्षा ए से 4 विद्यार्थी कक्षा बी में स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ठीक है, हमें 2 स्टेटमेंट दिया है कि कौन सा सही होगा इसमें से। ठीक है, तो पहला कह रहा है कि देखेंगे, कह रहा है कि कक्षा बी का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा अगर कक्षा ए से 4 विद्यार्थी अगर बी में आ जा रहे हैं। तो कह रहा है कि औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से घटेगा। तो हम देख लेते हैं। आप एक चीज़ देखिए कि ए का जो अधिकतम दिया है वो बी का तो न्यूनतम है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर ए का 4 अगर लेके आएगा, 4 बच्चे आएंगे, चलिए 21 से लेके आते हैं। ठीक है, अगर 21 में से लेके आएंगे तो चलिए ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 17 से लेके आते हैं तो भाई घटेगा ही घटेगा। और ऐसा कुछ कहा ही नहीं है कि एक अधिकतम से आ रहे हैं कि कम से आ रहे हैं। ठीक है, तो यानी दोनों में से किसी में से मतलब घटेगा ही। तो ये ऑप्शन सही हो गया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और फिर दूसरा क्या कह रहा है, कक्षा ए का औसत प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। ठीक है, कक्षा ए का प्राप्तांक निश्चित रूप से बढ़ेगा। आप ये देखिए, अगर ये मान के चलिए 21 वाले विद्यार्थी अगर निकल रहे हैं इसमें से, ठीक है, तो भाई घटेगा ही घटेगा। 17 वाले से घटेंगे तो 17 वाले से अगर निकल रहे हैं बच्चे, तो ये मान के चलिए तब हम कह सकते हैं कि उतना फ़र्क नहीं आएगा जितना इससे होगा। ठीक है, अगर 4 बच्चे अगर यहाँ से निकल रहे हैं 21 में से, तो ये घटेगा ही, बढ़ेगा तो है नहीं। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉरी, केवल 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो कह रहा है कि प्रिया सीमा से 4 स्थान नीचे है। जो प्रिया है सीमा से 4 स्थान नीचे है, यानी 1 2 3 4, ये हो गई सीमा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एक मिनट थोड़ा और फिगर नीचे बनाते हैं। प्रिया जो सीमा से 4 स्थान नीचे है। अब क्या कह रहा है, और सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पे, यानी प्रिया को कह रहा है सबसे निचले स्थान से 31वें स्थान पे है। ठीक है, तो टोटल 30 हो गए नीचे। तब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थी कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है। ठीक है, 40 विद्यार्थी को कक्षा में, तो ये मान के चलिए 30 नीचे हैं, 31 प्रिया हो गई, फिर ये हो गया 32 33 34 35। ठीक है, अब ऐसे 36 37 38 39 40। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं शीर्ष से तो सीमा का स्थान बता सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
ऑप्शन 1 से ही हम सीमा का स्थान बता सकते हैं। ठीक है, अब कथन 2 को देख लेते हैं। कथन 2 में कह रहा है ईना सीमा से 2 स्थान ऊपर है। ठीक है, जो ईना है, ठीक है, सीमा से 2 स्थान ऊपर है और सबसे निचले स्थान से 37वें स्थान पर है। ठीक है, और सबसे निचले स्थान से 37वें हैं, तो नीचे हो गया 36। ठीक है, ये होगी टोटल नीचे 36 हो जाएंगे। तो अब क्या करा है, 40 विद्यार्थी कक्षा में शीर्ष स्थान से सीमा का कौन सा स्थान है, तो सीमा का स्थान बताना है। तो 36, ये होगी 37, 38, 39, 40। ठीक है, यहाँ से भी हम सीमा का स्थान बता सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी हमारा कथन सही हो गया। ठीक है, हमें बस ये देखना था कि सीमा का स्थान हम लोग बता पाते हैं कि नहीं कथन से, तो दोनों कथन से तो हम बता सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सी हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए या तो केवल 1 या केवल 2 पर्याप्त है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कथन देखिए, 2 कथन दिए गए हैं और एक प्रश्न है। कह रहा है ए और डी में से प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक बी, ई और एफ में प्रत्येक से अधिक भारी हैं। ठीक है, कह रहा है कि ए और डी जो है, हमें ये नहीं पता है कि ए और डी में कौन सा, ए और डी में से प्रत्येक जो है बी, ई और एफ से भारी हैं। ठीक है, ठीक है, ये या मतलब ये कि भाई ये तो दिया नहीं है क्वेश्चन में कि बी ई से बड़ा है कि क्या है, हमें तो यही पता है ना कि बस ए और डी जो है बी ई एफ से बड़े हैं। ठीक है, तो कथन अब फिर देख रहे हैं तो प्रश्न, अब इस कथन के अनुसार प्रश्न देख रहे हैं। तो कह रहा है प्रश्न में ए बी सी डी और ई में सबसे अधिक भारी कौन है। ठीक है, कह रहा है कि सबसे अधिक भारी कौन है, तो क्या हम बता सकते हैं इससे, जो पहले कथन से क्या हम बता सकते हैं कि ए बी सी डी और ई में सबसे अधिक भारी कौन है, नहीं बता सकते। तो हमारा सिर्फ एक से उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं कथन 2 को देखते हैं। कह रहा है ए डी से अधिक भारी है। कह रहा है ए जो है डी से अधिक भारी है किंतु सी से हल्का है। किंतु ए जो है सी से हल्का है, यानी सी सबसे भारी हो गया। ठीक है, और यहाँ देखिए, और तो क्या हम ये देखिए, फिर अब प्रश्न देखिए ए बी सी डी और ई में, ठीक है, सबसे अधिक कौन है। तो हम ये जो दूसरा कथन है इसमें से बता सकते हैं कि कौन सबसे अधिक भारी है। ठीक है, सिर्फ इससे तो नहीं बता सकते क्योंकि हमें अभी भी बी ई एफ में से पता नहीं है। लेकिन हम ये जानते हैं अगर दोनों को मिला दें, दोनों को मिला रहे हैं तो हमें ये पता है कि बी, ठीक है, ई एफ से भारी है डी, और डी से भारी ए और सबसे भारी सी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब दोनों कथन का मिलाकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों आवश्यक हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। ठीक है, और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं और आगे भी इसी तरह लिखा जाता है और अंत में वाई और जेड को परस्पर बदल दिया जाता है। 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है। ठीक है, 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा, कहने का मतलब ये है कि 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। जैसे ए बी सी डी है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डी सी बी ए। ठीक है, पूरा टोटल विपरीत हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि इसी क्रम में लिखे जाते हैं और इसी तरह एक क्रम चला जाता है और जो लास्ट के वाई जेड बचते हैं, जैसे 4 छके 24, 24 तक तो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन 2 को क्या होगा, 2 बच रहे हैं तो आपस में ये चेंज हो जाएंगे वाई जेड। तो अब हम ये देखते हैं, कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर। ठीक, तो 13वें अक्षर के दाईं ओर की बात कर रहा है तो दायां कौन सा हो जाएगा। ठीक है, और 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा, यानी 1 2 3 4, 13 14 15 16 17,
ठीक है, यानी जो 17 आएगा उसी का तो हमें बताना है। ठीक है, जो 17 आएगा उसी का तो बताना है हमें। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कौन सा, तो ये मान के चलिए, तो जो 17 है, ठीक है, इसी को हमें पता करना क्या होगा। तो 17 क्या होता है, आप वर्णमाला में देखेंगे तो 17 कौन सा आएगा, QRST। ठीक है, 17 QRST, लेकिन हम विपरीत क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसको विपरीत में लिखेंगे तो हो जाएगा TSRQ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 यहाँ पे T हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक साड़ी दिया गया है, ठीक है, और खिलाड़ी दिया गया है। पहली पारी में बनाए गए रन, पहली पारी में खेली गई गेंदें, फिर कह रहा है दूसरी पारी में बनाए गए रन और दूसरी पारी में खेली गई गेंदें, और कह रहा है सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं तो कैसे हम रन रेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले हम निकाल लेंगे ना कि जितनी पारी हुई उसके रनों को जोड़ लेंगे और गेंद से भाग दे देते हैं तो रन रेट निकल आता है। तो अगर हम ए में देखें तो कितने रन है ये, 61 और 14, ये कितने हो जाएंगे, 4 1 5 6 1 7, ये हो गया 75। ठीक है, 75, और कितने गेंद खेले गए हैं, 9 6 15 5 और 9 10 16 17, 175। ठीक है, अगर हम 175 में अगर भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा ये, तो मान के चलिए अगर हम इसको 150 मान लें, ठीक है, तो 15 25 75। ठीक है, तो 15 25 50 यानी 4 से कम ही आएगा, 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम देखेंगे पहले एक ही अंक तक ले जाएंगे, अगर सेम रहेगा तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखते हैं, ये देखिए पहली पारी में 5 दिया है, दूसरी पारी में 50 दिया, टोटल हो गया 55। ठीक है, 55 अपन, और ये गेंदों की संख्या कितनी हो गई, 5 2 7 और 8 1 9, 97। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मान के चलिए 0.0 बढ़ा देते हैं यहाँ पे तो 5 बार में जाएगा। ठीक है, आगे हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं अगर ऐसे अगर कोई सेम आ जाएगा पहले अंक पे तो हम और बढ़े लेंगे। ठीक है, और फिर देख रहे हैं ये 15 और 20 टोटल कितने हो गए, ये हो गए 35 भागा 75 और 50, 125। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, आप देखिए पॉइंट, अगर यहाँ पे 0 लगा दें तो 250 लगभग 2 में जाएगा। ठीक है, लगभग 2 से भाग जाएगा। ठीक है, आप खुद देख लो। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग होगा। फिर इसको देखते हैं, ये हो जाएगा 13 और 12, टोटल कितने हो जाएंगे, 25 और 25 में 105। तो ये कितने जाएंगे, अगर पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये जाएगा, ये भी लगभग 2 से कुछ ऊपर जाएगा। तो हमें क्या बताना है, सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है, तो हमें यही एक दिख रहा है 0.5, तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कह रहा है एक ग्राम में आधे ग्रामवासी के अपने घर हैं। ठीक है, एक ग्राम में आधे ग्रामवासियों के अपने घर हैं। कह रहा है 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं, 1/3 साक्षर हैं, 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से सही है, हमें ये बताना है। तो हम ये कहेंगे कि मान के चलिए, देखिए 5 है, फिर 3 है, तो हम ऐसी संख्या लेते हैं जो आसानी से कट जाए, तो हम 300 मान लेते हैं। ठीक है,
क्योंकि 5 और 3 दोनों से कट जाएगा। तो इसका कह रहा है कि आधे ग्रामवासियों के पास अपने घर हैं, यानी 150 के पास अपने घर हैं। फिर कह रहा है 1/3 ग्रामवासी साक्षर हैं। तो 1/3 कितना हो गया? 100, ये साक्षर हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 4/5 ग्रामवासियों की आयु 25 वर्ष से कम है। 4/5 मतलब 240। ठीक है, 240। ठीक है, 240 या 25 वर्ष से कम है। और देखिए शायद एक हमने छोड़ दिया है कि 1/5 ग्रामवासी धान की खेती करते हैं। तो 1/5 क्या हो जाएगा? 60। ये जो है धान की खेती करते हैं। तो हमें अब देखिए ऑप्शन कह रहा है कि ऐसे सभी ग्रामवासी, अगर ये ऑप्शन देखें, ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपने घर हैं। कह रहा है कि ऐसे सभी ग्रामवासी साक्षर हैं जिनके पास अपने घर हैं। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साक्षर 100 है, ये 150 है। अगर ये 50 रहते तब हम कह सकते थे। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं। ठीक है, तो अगर ये मान के चलिए, कह रहा है कि 25 वर्ष से कम आयु वाले कुछ ग्रामवासी साक्षर हैं। तो 25 वर्ष से कम कितने हैं? 240। ठीक है, और साक्षर कितने हैं? 100। ठीक है, तो हम चलो एक समय ये कह देते हैं कि साक्षर चलो नहीं है। ठीक है, तो अगर ये मान के चलिए 240 ये है और टोटल 300 है, तो 60 बचे। तो भाई 60 तो चलिए 60 तो हम ये मान लेते हैं कि साक्षर हैं। तो ये भाई साक्षर 60 इसमें तो होंगे ना, कुछ 40 ही तो अलग है, 60 तो इसमें होंगे ही होंगे। तो हमारा क्या कहना है कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, और देखने की ज़रूरत नहीं है जब हमारा आंसर मिल गया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये लॉजिक का क्वेश्चन है तो कैलेंडर का, नहीं लॉजिक से आप लगा सकते हैं। ये कह रहा है कि किसी माह का अंतिम दिन बुधवार है। किसी माह का बताया नहीं है कि लीप ईयर है या नॉर्मल डे है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि किसी माह का अंतिम दिन। जैसे किसी माह में कौन कौन से दिन होते हैं? 28 होते हैं। अगर लीप ईयर है तो 29 हो जाएंगे, 30 होते हैं, 31 हो जाएंगे। कह रहा है कि जो लास्ट डेट दिन है इनका वो बुधवार है। ठीक है, इसका भी, इसका। ठीक है, अब देखिए तो क्या कह रहा है? इस माह का तृतीय शनिवार, सॉरी, कह रहा है कि दूसरा क्या कह रहा है? इस माह का, सॉरी कथन एक हमने लिख लिया। ठीक है, ये हो गया। अब हम प्रश्न को देखेंगे, क्या हम उत्तर दे पाते हैं। कह रहा है इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है? ठीक है, इस माह के 14वें दिन कौन सा वार है? तो ये बताना, ये बताइए पॉसिबल है? क्योंकि ये लास्ट डे दिन है। ठीक है, और ये सब अलग अलग हैं। तो हम 14 दिन तो नहीं बता सकते 14वां दिन कौन है, क्योंकि सबका अलग दिन निकलेगा। ठीक है, आप खुद देखिए, अगर इनसम पीछे आए, ठीक है, 14वां दिन तो वो अलग होगा, 29 से आए वो अलग होगा, 30 से आए तो अलग होगा, 31 से। तो ये हम कह सकते हैं, इससे तो हम लोग आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, ये तो। फिर दूसरा क्या कह रहा है? इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है। इस माह का तृतीय शनिवार उसका 17वां दिन है, यानी जो इस माह का 17वां दिन होगा, कह रहा है वो शनिवार होगा। ठीक है, तो क्या 14वां दिन नहीं बता सकते हम लोग? बिल्कुल बता देंगे, पीछे आएंगे तो 14वां दिन निकल जाएगा। ठीक है, 14वां दिन तो पूछा है। अगर 17वां दिन कह रहा शनिवार है, ये तो फिक्स है ना, किसी महीने के ये बीच का दिन है, ये तो फिक्स है, ये तो बदलेगा नहीं सब में 17वां दिन। ठीक है, तो उससे पीछे आएंगे तो हमें कौन सा वार है ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए सिर्फ कथन 2 पर्याप्त है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है कुछ हरे नीले हैं। कह रहा है कुछ हरे नीले हैं, और कह रहा है कुछ नीले काले हैं। ठीक है, कुछ नीले काले हैं। अब हमें बताना है
निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ हरे काले हैं, कुछ हरे काले हैं, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। कह रहा है कोई भी हरा काला नहीं, कोई भी हरा काला नहीं। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो जो ये गलत है। ठीक है, अगर ये पॉसिबिलिटी में देता तो सही भी हो जाता। ठीक है, अब कह रहा है सभी काले हरे हैं, सभी काले हरे हैं, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी गलत। सभी काले हरे हैं, सभी काले कह रहा हरे हैं, तो ये भी फिगर नहीं बन सकता इसका। ठीक है, तो ये भी गलत। हम कह सकते हैं ना तो 1, ना तो 2, ना 3, ना 4। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है एक अनुक्रम दिया गया है, ठीक है, और इसका x का मान बताना है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन है। तो हम ये देख रहे हैं 2 में अगर 3 का गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है 7, और 7 में 3 का गुणा करके 1 जोड़ रहे हैं तो प्राप्त होता है 22, और 22 में 3 का गुणा करेंगे और प्लस 1 जोड़ेंगे तो 67 प्राप्त होता है। ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो हम ये देखते हैं 201 में, ठीक है, 3 का अगर गुणा करें तो 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 1 इसमें जोड़ेंगे 604। ठीक है, सॉरी, अच्छा सॉरी, ये देखिए गलत कर, यहाँ गलत लिखे हुए हैं। ये हो जाएगा, ये 2 है ना, ठीक है, 202 है, 3 दूने 6, 0, 3 दूना 6, अगर इसमें एक जोड़ें 607। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये x का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ ख़त्म हुआ। और भी क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में लेके आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।